हेलो फ्रेंड्स, मैं सीए पुष्कर जैन आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूं क्लास 11 के अकाउंट्स के पूरे वीडियो फ्री में। तो अगर आप अकाउंट्स पढ़ना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट तो मेरे प्राइम प्रोफेशनल क्लासेस के यूट्यूब चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। इसमें मैं सारे क्वेश्चन विद डिटेल कंसेप्ट एंड टेस्ट पेपर के साथ में अपलोड करूंगा और उन टेस्ट पेपर के आपको सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करूंगा। सारे नोट्स पीपीटी के फॉर्म में, पीडीएफ के फॉर्म में आपको मिल जाएंगे। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं अकाउंट्स की आज पहली क्लास, जिसमें मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं बेसिक टर्म्स की जानकारी। जब भी आप कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो सबसे पहले उसके बेसिक्स को आपको क्लियर किया जाता है। तो उसी प्रकार अकाउंट्स में आज हम आपको बेसिक शब्दों के बारे में बताएंगे कि अकाउंट्स में वो कौन कौन से वर्ड्स है जिनको हम जनरली यूज करते हैं, जिनका पूरा का पूरा यूज आपके अकाउंट सब्जेक्ट में होगा। बिना इनकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग आप अकाउंट्स नहीं समझ सकते। तो आइए आज हम सीखते हैं उन बेसिक टर्म्स के बारे में कि वो बेसिक टर्म्स कौन कौन से हैं और उन्हें कैसे समझा जाएगा। तो सबसे पहला वर्ड देखिएगा, जैसा कि आपको यहाँ लिखा हुआ है कैपिटल। सबसे पहला वर्ड क्या लिखा हुआ है बेटा? आपके कैपिटल वर्ड आपका लिखा हुआ है। सपोज मान के चलता हूं मेरी एक रेडीमेड गारमेंट की दुकान है। किस चीज की दुकान है? मेरी एक रेडीमेड गारमेंट की दुकान है। तो यार कोई भी आदमी आप बिजनेस करोगे तो बिजनेस करने के लिए आपको सबसे पहली चीज की नीड होती है मनी, पैसा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पैसा चाहिए। क्या चाहिए बेटा? पैसा चाहिए। तो यहां पर मैंने क्या लिखा हुआ है कैपिटल के लिए? द अमाउंट इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। कहां इन्वेस्ट कर रहे हो आप पैसे को? बिजनेस में। कौन इन्वेस्ट करेगा? बाय द ओनर। जो बिजनेस स्टार्ट कर रहा है बाय द ओनर। इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ मनी, मतलब वो पैसा आप जो लगा रहे हो बिजनेस में क्या हो सकता है बेटा? नकदी में लगा सकते हो। नकदी मतलब ये कैसा पैसा? पैसा लगा रहे हो बिजनेस में, लगा रहे हो ऐसा पैसा। ये पैसे आप बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हो, ये आपकी कैपिटल है। इन द फॉर्म ऑफ मनी मतलब वो कैसा आ सकता है? नकदी में, आप कैश में कुछ भी इन्वेस्ट कर सकते हो। और एसेट हैविंग मॉनिटरी वैल्यू। अब बोलोगे सर ये एसेट वर्ड क्या है? एसेट आपको मैं आगे बताऊंगा। यानी कोई भी सामान, जैसे बेटा आपकी बिल्डिंग है, बिल्डिंग जनरली जानते हो, आपको बिजनेस करने के लिए एक प्लेस चाहिए था। तो प्लेस क्या कि आपके घर था, उसी को आपने कमर्शियली यूटिलाइज करना चालू कर दिया। आपके पास एक्स्ट्रा घर पड़ा हुआ तो चलो यार इस पे हम क्या कर लेते हैं, दुकान स्टार्ट कर लेते हैं। तो आपने पैसा तो नहीं लगाया, बट आपने क्या लेके आया? एसेट लेके आया। आज बिल्डिंग को आप कहीं बेचने जाओगे पैसा तो मिलेगा ना। तो मतलब एसेट मतलब जिसकी कोई मॉनेटरी वैल्यू, मतलब आज जब उसको मैं बेचूं तो मुझे कैश मिल सके, तो ऐसी चीजों को बोला जाता है मॉनेटरी वैल्यू। तो कैपिटल का कुल मिला के मतलब क्या हुआ? ऐसी चीज क्या लिखा? द अमाउंट इन्वेस्टेड इन बिजनेस, मतलब जो आदमी, जो पर्सन बिजनेस कर रहा है, तो बिजनेस करने के लिए जो भी पैसा या जो भी एसेट उसके द्वारा बिजनेस में इंट्रोड्यूस की जाएगी उसे कैपिटल बोला जाएगा। ठीक है, कैपिटल हमारा क्लियर हो गया। अब आते हैं दूसरी चीज पे। ठीक है, पहली चीज हो गई हमारी क्लियर। अब दूसरी स्लाइड में अपन आते हैं, क्या लिखा हुआ है कैपिटल के बाद? स्टॉक। आज आप बिजनेस कर रहे, मैंने बोला मैं रेडीमेड गारमेंट का बिजनेस करना चाह रहा हूं, तो मैंने पैसे तो लगा दिए। जब पैसे लगा देने बस से नहीं होता, अब उसका स्टॉक आपको मेंटेन करना पड़ेगा। स्टॉक मतलब क्या? यहां मैंने लिखा है स्टॉक का मतलब द गुड्स इन विच यू आर डीलिंग विद। जिस चीज का आप बिजनेस कर रहे हैं, जिस चीज का आप बिजनेस कर रहे होते हैं वो आपका स्टॉक होता है। तो मैंने वही लिखा है द गुड्स इन विच यू आर डीलिंग विद और अनसोल्ड क्वांटिटी ऑफ गुड्स इज कॉल्ड स्टॉक। अब मेरी रेडीमेड गारमेंट, ये देखो ये मेरी रेडीमेड गारमेंट आपको दिख रही है। यहाँ पे अलग अलग किस्म का स्टॉक दिख रहा होगा आपको। ये देखो ये देखो स्टॉक है, यहाँ पर खूब सारा रखा हुआ है स्टॉक। तो ये जो स्टॉक है ये मेरा क्या होगा बेटा? ठीक है, अब ये जो स्टॉक क्या होता है? स्टॉक मैंने क्या बोला? जो भी बिजनेस आप कर रहे हो, तो जिस भी चीज का आपका बिजनेस है उसमें जो भी गुड्स है वो गुड्स आपकी क्या होती है? स्टॉक होती है। तो ये स्टॉक आपका दो प्रकार का हो सकता है। पहला हो सकता है बेटा ओपनिंग स्टॉक और दूसरा होता है बेटा क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग मतलब बिजनेस के शुरुआती दिन, फर्स्ट डे पे जो भी स्टॉक आप मेंटेन करके चल रहे हैं वो आपका ओपनिंग स्टॉक होगा। और क्लोजिंग स्टॉक बिजनेस के लास्ट डे पे। आप साल के शुरू दिन पे समझ सकते हैं तो ओपनिंग, और साल का लास्ट दिन है तो क्लोजिंग। अगर आप मंथली वाइज देखना चाहते हैं, मंथ वाइज, तो मंथ के स्टार्टिंग में जो स्टॉक है वो आपको ओपनिंग होगा और मंथ के एंड में जो स्टॉक होगा वो आपका क्लोजिंग स्टॉक होगा। ठीक है, तो मैंने ओपनिंग स्टॉक के लिए क्या लिखा है? स्टॉक इन हैंड एट द बिगिनिंग ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। किसके? अकाउंटिंग पीरियड के शुरू में जो रहेगा वो आपका ओपनिंग स्टॉक होगा।
और क्लोजिंग स्टॉक क्या होगा, जो स्टॉक आपका क्या होगा, क्लोजिंग स्टॉक क्या होगा, जो आपके अकाउंटिंग पीरियड के लास्ट में बचेगा वो आपका क्या होगा, क्लोजिंग स्टॉक होगा। ये देखो स्टॉक कैसा है, ये हमारा ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक सब यहीं पर से। अब आपने स्टॉक मेंटेन तो कर लिया है, अब स्टॉक मेंटेन करने के बाद अब आपके पास चीजें आती हैं परचेज और सेल की बात। अब जो भी स्टॉक आपने खरीदा या तो उनको आप सेल करोगे, ठीक है, सेल तो करना पड़ेगा तभी तो पैसा आएगा। तो आज मैं आपको परचेज रिटर्न और सेल रिटर्न का मतलब बता रहा हूं। समझिए यहाँ पर पढ़ने से पहले मैं आपको एक समझाता हूं। मान लो तीन पार्टी है, पहली पार्टी है एक्स, दूसरी पार्टी है वाई और ये तीसरी पार्टी है जेड। ये तीन पार्टी हमारी एक्स वाई और जेड है। ये मान के चलता हूं बेटा मैन्युफैक्चरर है, ये मैन्युफैक्चरर है, ये होलसेलर है, होलसेलर है ये, और ये रिटेलर है, ये रिटेलर बंदा है। तीन लोग हैं यहाँ पर। तो मैं होलसेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहा हूं। अकाउंट्स में कभी भी सोचा जाता है तो पर्टिकुलर एक पर्सन के हिसाब से सोचा जाता है। सपोज मैं होलसेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहा हूं, इट मींस कि वाई के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहा हूं। तो वाई को अपने बिजनेस चलाने के लिए माल खरीदना है, तो वो माल किससे खरीदता है बेटा, होलसेलर से होलसेलर किससे माल खरीद रहा है, मैन्युफैक्चरर से माल खरीद रहा है। तो ये जो माल खरीद रहा है इस टर्म को बोला जाता है परचेज। क्या बोला जाता है, इस टर्म को परचेज बोला जाता है। अब होलसेलर माल खरीद के अपने पास तो रखेगा नहीं, अब उस स्टॉक को क्या करेगा बेटा, वो सेल आउट करेगा। तो वाई ने ये माल किसको बेच दिया, जेड को क्या कर दिया, सेल कर दिया। सेल मतलब हो गया बेटा बेचना, सेल मतलब क्या हो गया, बेचना। तो ये हमसे हमारी दो लॉजिक क्लियर हो गई। एक हो गया परचेज जिसको बोलते हैं खरीदना, दूसरा हो गया सेल करना मतलब बेचना। अब सपोज आगे क्या हुआ, जेड को माल पसंद नहीं आया, जो माल वाई ने उसे सैंपल के तौर पर दिखाया होगा, या हो सकता है रास्ते में माल डिफेक्टिव हो गया, टूट फूट गया, व्हाट एवर द रीजन, जेड ने वो माल क्या किया, वाई को रिटर्न कर दिया। किसको रिटर्न कर दिया, जेड ने वो माल वाई को रिटर्न कर दिया। ठीक है, तो ये जेड ने ये माल किसको रिटर्न किया, वाई को रिटर्न किया। तो ये जो रिटर्न किया तो वाई के पास माल वापस आया कि नहीं आया। जैसे कोई सामान आपने मुझे दिया, जो माल मैंने आपको बेचा था, अब वही माल मेरे पास वापस आ रहा है। तो मेरे पास कौन सा माल वापस आ रहा है, जो गुड्स मैंने सेल आउट की थी। तो इसको बोला जाएगा सेल्स रिटर्न। क्या बोला जाएगा, सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न, आगे से मैं इसको एस ऑब्लिक आर लिखूंगा, सेल्स रिटर्न। ठीक है, अब ये इसको दूसरे शब्दों में इसका एक और नाम है, जैसे आप लोग के दो तीन तीन नाम होते हैं ना, तो इसका भी एक और नाम है जिसको हम बोलते हैं रिटर्न इनवर्ड। क्या बोलते हैं बेटा, रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड। ठीक है, इनवर्ड इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि वो वाई के पास माल आ रहा है, अंदर आ रहा है, इसलिए वो इनवर्ड हुआ। अब वाई क्या करेगा, इस माल को जेड को वापस करेगा। तो वाई कौन सा माल वापस कर रहा है, वो माल जो, सॉरी एक्स को वापस करेगा, मैंने जेड बोल दिया गलती से। वाई वो माल किसको वापस करेगा, एक्स को। तो वाई ने कौन सा माल वापस किया, वाई ने वो माल वापस किया जो उसने परचेज किया था। दैट मीन्स परचेज रिटर्न। परचेज किया माल वापस किया, इसलिए बेटा इसको नाम क्या देंगे, परचेज रिटर्न का। किसका नाम देंगे इसको बेटा, परचेज रिटर्न। या अन्य शब्दों में से मैं बोलना चाहूं अगर वर्ड्स में, तो इसको बोला जाएगा रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न आउटवर्ड इसलिए बोलेगी क्योंकि जो माल इसने खरीदा था वो कहां जा रहा है, बाहर जा रहा है। कहां जा रहा है, बाहर जा रहा है, रिटर्न आउटवर्ड। तो ये हो गया हमारा रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड। तो ये चार टर्मिनोलॉजी थी, परचेज, परचेज रिटर्न, सेल्स, सेल्स रिटर्न। ये चारों टर्मिनोलॉजी क्लियर हो गई होगी। तो अब यहां पर मैं आपको थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूं सारी चीजों को। एक होता है बेटा, जो भी आपकी गुड्स परचेज की जाती है या जो भी गुड्स आपकी सेल की जाती है, वो दो मैनर में की जाती है। कितने मैनर में की जाती है बेटा, दो मैनर में की जाती है। एक होता है कैश में, जो भी परचेज या सेल होती है, परचेज और सेल, ये जो हो सकती है, पहली चीज हो सकती है कैश में, और दूसरी चीज होती है क्रेडिट में। दूसरी चीज क्या होती है, क्रेडिट। कैश मतलब नकदी, कैश मतलब क्या हुआ, नकदी में। कैश मतलब क्या हुआ, नकदी में। और क्रेडिट का मतलब होता है उधारी में। क्रेडिट का मतलब क्या होता है, उधारी में। सर ये उधारी और नकदी क्या हुआ, समझ नहीं आया। जैसे मान लो बेटा मैं आपकी दुकान पे आया, मैंने बोला सर ये 100 रुपए का मुझे सामान दे दीजिए। मैंने आपको 100 रुपए दिए, ये 100 रुपए का नोट मैं आपको दे रहा हूं, और उसके बदले में आपसे मैं क्या करूंगा, मान लो ये रिमोट मुझे लेना था,
तो मैंने ये 100 रुपए आपको दिए और ये रिमोट में खरीद के ले आया, तो मेरी पॉकेट से पैसा गया, मतलब पैसे दे के सामान लेना इज कॉल्ड कैश, नकदी। अब उधारी क्या होता है? उधारी में क्या होगा, आप दुकान में गए, बोले फलाना फलाना सामान निकाल दें और बोले पैसे बाद में दूंगा, मेरे खाते में लिख लेना, बाद में हिसाब अपन कर लेंगे। तो इसे बोला जाता है बेटा उधारी। जैसे कई बार आपको पापा दुकान सामान लेने के लिए भेजते हैं, जा बेटा मेरा नाम ले लेना, सामान दे देगा, तो तुमने उस दुकानदार को पैसे दिए क्या? जी नहीं, मतलब बिना पैसे दिए सामान ले लेना इज कॉल्ड गुड्स परचेज और सोल्ड इन क्रेडिट, मतलब बिना पैसे दिए सामान लेना। ये आपका किस में आएगा बेटा? क्रेडिट में आएगा। क्लियर हो गई चीजें यहां तक की? ठीक। अब आगे आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। यहां मैंने लिखा है गुड्स, क्या लिखा हुआ है? गुड्स परचेज फॉर रीसेल और फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट। तो ये जो सामान दिख रहा है गुड्स, कुल मिला के स्टॉक, कई दूसरे शब्दों में मैं गुड्स बोल सकता हूं, कहीं पे दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, आइएगा नेक्स्ट। डेटर, ये दो चीजें आने वाली हैं आगे, डेटर और क्रेडिटर। तो डेटर का मतलब मैंने क्या लिखा है, बोर्ड पे देख सकते हो, अ पर्सन, क्या लिखा हुआ है? अ पर्सन फ्रॉम होम मनी इज टू बी रिकवर्ड। क्या लेना है अपन को? मनी इज टू बी रिकवर्ड, फ्रॉम होम मनी इज टू बी रिकवर्ड। मनी हमको क्या करना बेटा? रिकवर करनी है। फॉर एग्जाम्पल, X सोल्ड गुड्स टू Y ऑन क्रेडिट फॉर ₹10,000। तो समझना, सबसे पहले हिंदी में एक लाइन में बोल दो, तो जिससे पैसा लेना है उसको बोला जाता है डेटर, जिससे पैसा लेना है। इस एग्जाम्पल में देखो, ये X है और ये Y है। X ने क्या किया? इसको उधारी में पैसा, उधारी में क्या किया? गुड्स बेच दिया। उधारी नहीं बेचोगे तो बेटा बिजनेस चलना नहीं है, उधारी के बिना बिजनेस कभी भी नहीं चल सकता। ठीक है, उधारी देनी पड़ती है बिजनेस कर रहे हो तो। X ने इसको उधारी में माल बेच दिया, किसको? Y को। तो अब X Y से पैसे लेगा कि नहीं लेगा? पैसे लेगा। तो किससे पैसे लेगा? Y से लेगा। इसलिए Y जो होगा बेटा X के लिए वो क्या बनेगा? डेटर बनेगा। Y क्या बनेगा बेटा? X के लिए डेटर बनेगा। ठीक है, ये हो गया हमारा डेटर। क्लियर हो गई चीजें। अब नेक्स्ट वर्ड है क्रेडिटर। अब आते हैं क्रेडिटर पे। तो क्रेडिटर भी सेम ऐसे ही समझना, जिसको पैसे देने हैं। अ पर्सन टू होम मनी इज टू बी पेड इन फ्यूचर, जिसे भविष्य में मुझे पैसे देने पड़ेंगे, वो मेरा क्या होगा? क्रेडिटर होगा। तो क्रेडिटर का मतलब क्या है समझना। जैसे मान लो इस एग्जांपल में क्या लिखा है? ए परचेज गुड्स फ्रॉम बी। ए है, ये भी, ए ने इससे उधारी में खरीदा, उधारी खरीदा, उधारी खरीदा। किसने खरीदा? ए ने खरीदा। किससे खरीदा? बी से खरीदा। तो पैसे कौन देगा? पैसे ए देगा। किसको देगा? ए देगा। किसको? बी को। इसलिए बी क्या होगा? क्रेडिटर्स। किसके लिए? फॉर ए। क्लियर हो गई? ए विल बी क्रेडिटर्स। ठीक है, बी विल बी क्रेडिटर्स फॉर ए। ए के लिए बी क्रेडिटर होगा। ए किसको पैसे देगा? बी को पैसे देगा, इसलिए ए हमारा क्या होगा? क्रेडिटर होगा। क्लियर? आइएगा नेक्स्ट। एक वर्ड है बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेबल। यहां आपको मैं आसान शब्दों में पहले समझा देता हूं, फिर इसको अपन रीड करेंगे। बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेबल क्या होता है समझिएगा। जैसे मान लो यहाँ पे दो पार्टी दिख रही है, एक्स है और दूसरी पार्टी कौन है? वाई। ये दो पार्टी आपको दिख रही है। यहाँ लिखा है सीआर सेल। सीआर मतलब क्रेडिट है। ये क्रेडिट सेल कितने रुपए की किया है? 10,000 रुपए की। अब क्या हुआ, मैंने आपको 10,000 रुपए का माल उधारी में दे दिया, बट आप नए नए मेरी दुकान में आए हो। मैं बोला यार तू मुझे पैसे दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा, मेरे को थोड़ा सा टेंशन हो रहा है। वो बोला यार मैं दे दूंगा पैसे, मेरी जुबान की विश्वास कर, मेरी जुबान है। बेटा आज के डेट में कलयुग जुबान की कोई वैल्यू नहीं है। मैंने बोला भैया नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा ना चल गो। ठीक है, तो एक्स क्या बोला भैया काम कर, तो ये कि पेपर होता है, स्टाम्प पेपर बोलते हैं, तुमने कभी देखा होगा, कोर्ट कचहरी में यूज होता है ये कि स्टाम्प पेपर। स्टाम्प पेपर में तू क्या कर, मुझे साइन करके दे दे। मैं लिख दे रहा हूं कि मैंने तेरे साथ क्या ट्रांजेक्शन किया, मैंने तुम्हें क्या बेचा है और कितने रुपए का माल बेचा है और कौन सी डेट पे बेचा है, और तुम जैसे कि बोल रहे हो 2 महीने बाद पैसा दे दोगे, तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ कि आप तुम मुझे 2 महीने बाद पैसे दे दोगे। तुम इसमें मुझे साइन करो और ये साइन करके ये डॉक्यूमेंट मुझे दे दो,
ताकि ये डॉक्यूमेंट क्या हो, कल को तुम डिफॉल्ट करते मतलब पेमेंट देने से इनकार करते ना, कब बोला था, जुबान रहती तो बोलते मैं कब बोला ही नहीं मैं ऐसा, लेकिन तुम फंस जाओगे यहाँ पर। लिख के दोगे तो कोई भी चीज एविडेंस है, कल को मैं कोर्ट कचहरी पे जा सकता हूँ। तो इसने क्या किया, साइन करके ये डॉक्यूमेंट किसको वापस कर दिया, ये जो डॉक्यूमेंट दिख रहा है ये डॉक्यूमेंट किसको वापस कर दिया, तुमने एक्स को वापस कर दिया। तो ये जो डॉक्यूमेंट है एक्स के लिए बनेगा बिल्स रिसीवेबल, क्योंकि इसको दिखा के कल को वो पैसे रिकवर कर सकता है। और ये चीज सेम चीज किसके लिए, वाई के लिए बनेगी बिल्स पेबल, क्योंकि इस डॉक्यूमेंट के बेसिस पे उसे पेमेंट करनी है, पे करना है, इसलिए दैट इज कॉल्ड पेबल। और ये क्या करेगा, रिसीव करेगा, देयरफॉर इट इज कॉल्ड रिसीवेबल। ठीक है, समझ में आया। आइएगा नेक्स्ट, बैड डेट। बैड डेट क्या होता है, मैंने क्या लिखा है, द सम व्हिच रिकवरी इज नॉट पॉसिबल, वो पैसा जिसकी रिकवरी पॉसिबल नहीं है। डेट का मतलब होता है कर्जा, तुमने किसी से उधार में पैसे लिए हुए, वो होता है डेट। लोन समझ लो, ऋण बोल लो, कर्जा समझ लो, उधारी समझ लो, ठीक है। और सपोज मैंने तुमको माल बेचा या तुमने मुझसे कैश लिया, दे दो 10,000 में 1-2 दिन में देता हूं। मैं मांगने गया 2-3 बार गया, 4 बार गया, देता हूं, आज देता हूं, कल देता हूं, बाद में नहीं दूंगा, जो करना है कर ले, मैं नहीं दूंगा तेरा पैसा। तो वो क्या हुआ, वो पैसे की रिकवरी पॉसिबल नहीं है, डूब गया। ठीक है, डूब गया, ऐसे पैसे को बोला जाता है बैड डेट। आइए नेक्स्ट, फिर मैंने क्या लिखा, बैड डेट रिकवरी, डूबे हुए पैसे का वापस मिल जाना। एक लाइन में मैंने लिखा है डूबे हुए पैसे का वापस मिलना। कुल मिला के क्या हुआ, जो पैसा बैड हो गया था, बैड डेट हो गया था, बाद में वो क्या हुआ, रिकवर हो गया। अब रिकवर कैसे होता है वो तो भगवान ही जाने, उसके मन में इंसानियत जग गई, ईमानदारी आ गई, चले फलाना आदमी अच्छा, उसका पैसा नहीं खाना चाहिए, कल को फिर काम पड़ सकता है, दे देते हैं। तो ये जो है इसको बोला जाएगा बैड डेट रिकवरी। देखो कितना हैप्पी हो रहा है, डूबा हुआ पैसा किसको मिलता था, आदमी हैप्पी हो जाता है। ये देखो कितना हैप्पी हैप्पी दिख रहा है इसका फेस। तो ये है बेटा बैड डेट रिकवरी। कई बार होता है ना बेटा, कई बार होता है ऐसा कि आपके पैसे डूब गए, नहीं मिलता, लेकिन अचानक से पैसा मिल जाता है तो कितनी चेहरे पे खुशी आ जाती है। वही खुशी देखो इस लड़के के चेहरे पे, मासूम के चेहरे पे। ठीक है, आइएगा नेक्स्ट पॉइंट, बैड डेट रिकवरी के बाद। बैड डेट रिकवरी के बाद मैंने लिखा है इंसॉल्वेंट और बैंकरप्ट। विजय माल्या नाम सुना ही होगा आपने। ठीक है, बैड डेट के बाद बैड डेट रिकवरी हुई। अब इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट मतलब क्या, दिवालिया बोलते हैं हिंदी में, हम क्या बोलते हैं उसको, दिवालिया। दिवालिया कई बार आपने अपने बड़े बुजुर्गों से सुना होगा, फलाना का तो दिवाला निकल गया, दिवालिया हो गया है। ये दिवालिया होता क्या है, विजय माल्या जैसे क्या होता है, ऐसे लोग बैंकों से लोन लेते हैं करोड़ों रुपए का, और क्या कहते हैं बिजनेस सक्सेस नहीं हुआ, चले गए इंडिया छोड़ के। अब वो इंडिया आते नहीं है तो उनसे पैसों की रिकवरी नहीं हो पाती है, तो अब पैसों की रिकवरी नहीं कर पा रहा है, तो ऐसे आदमी को बोलता है बैंकरप्ट। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हुआ, ऐसा आदमी जो अपने डेट को रिपे नहीं कर पा रहा है, मतलब जो भी कर्जा उसने लिया हुआ वो मार्केट पे लौटा नहीं पा रहा है, हाथ खड़े कर दिया, मेरे पास पैसा नहीं है, कोर्ट कचहरी चले गए, कोर्ट कचहरी वाला भी देख लिया, अब इसके पास कुछ नहीं, इससे पैसा रिकवरी करना पॉसिबल नहीं था। ऐसे आदमी को क्या नाम दे दिया जाता है, इंसॉल्वेंट या बैंकरप्ट। क्या नाम दे दिया जाता है, इंसॉल्वेंट या बैंकरप्ट। तो वो हो गया इंसॉल्वेंट और बैंकरप्ट। ये देखो कौन कौन है, इस टाइम में आया था डेबिट क्लास, सैंड्री, यस यस, हाउ द कमीशन वोटेड, बैंकरप्ट कितना 23 बिलियन, 4.23 बिलियन डॉलर। ठीक है, कितना कितना पैसा लोगों का डूब जाता है। अभी आप अमेरिका में देखे हुए सिलिकॉन वैली बैंक है, बैंकरप्ट हो गया, लोगों सबसे बड़ा बैंक समझ लो, पूरा का पूरा खत्म, जो उसके शेयर होल्डर थे उनके पूरे पैसे डूब गए। तो आइएगा नेक्स्ट पॉइंट पे, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या लिखा है, एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस इस शब्द से तो रूबरू हो गया, आप लोग वाकिफ हो गए, पता ही है एक्सपेंसेस क्या होते हैं। सवेरे उठे नहीं कि खर्चे चालू हैं अपने, ठीक है, ऐसी चीजों का एक्सपेंसेस क्या होता है समझना। मैंने क्या लिखा, द कॉस्ट ऑफ जनरेटिंग इनकम, द कॉस्ट इनकम फॉर जनरेटिंग इनकम। ये सारी समझ ली, तो हम इसको एक्सप्लेन कीजिए। चलो आ जाओ एक्सप्लेन कर। तो आपको लग रहा होगा सर को केवल बोलने के पैसे मिलते हैं, बस पैसा कमा रहे हैं सर, इनका तो कोई खर्चा ही नहीं है, बोल रहे बैठ के बस पैसा आ जा रहा है। ऐसा नहीं होता है बेटा। जहां मैं पढ़ा रहा हूँ, जैसे यहाँ मैं पढ़ा रहा हूँ, तो यहाँ का मुझे क्या करना होगा, रेंट पे करना होगा, क्या पे करना होगा बेटा,
पे करना होगा या इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस देने होंगे, नहीं होगी, तो ये खर्चे हो गए। तो ये खर्चे कर पा रहा हूं। अगर मेरे पास बिल्डिंग नहीं होती मैं कहाँ पढ़ाता, रोड खड़ा पढ़ाता क्या? नहीं ना। ये सारे खर्चे क्या हो रहे हैं बेटा, इन्हीं चीजों को, ये कॉस्ट लग रही है कि नहीं मेरे, मतलब पढ़ा पा रहा हूं इन्हीं की वजह से, इन्हीं की वजह से मैं इनकम जनरेट कर रहा हूं। तो ये मुझे क्या कर रहे हैं, इसलिए इनके टोटल को, इनका जब मैं टोटल करूंगा तो जो निकल के आएगा उसको आप क्या बोलेंगे, एक्सपेंसेस बोलेंगे। समझ में आ गया? कॉस्ट ऑफ द कॉस्ट इनकर्ड फॉर जनरेटिंग इनकम, ये सारी चीजें हमारी क्या हो गई, एक्सपेंसेस में आ गए। अब इन्हीं एक्सपेंसेस को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, पहला हो गया प्रीपेड एक्सपेंस और दूसरा हो गया स्टैंडिंग एक्सपेंस। वैसे आपको मैं बता दूं, आप पढ़ोगे इसमें फर्दर डायरेक्ट एक्सपेंस और एक्सपेंस के नाम से, बट अभी मैं आपको उन दोनों चीजों को नहीं ले रहा हूं। वो दोनों चीजें आगे आपके फाइनल अकाउंट एक चैप्टर है उसमें पढ़ने को मिलेगी। यहां मैं आपको प्रीपेड एक्सपेंस और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के बारे में ही केवल समझा रहा हूं। तो प्रीपेड एक्सपेंस और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं समझिएगा। प्रीपेड एक्सपेंस मतलब क्या हुआ, जिन पेमेंट आप एडवांस में कर देते हो बट उनकी सर्विसेज आपको क्या होंगी, बाद में मिलेंगी। पेमेंट पहले, सर्विस बाद में। अगर मैं लिखना चाहूँ तो उसको क्या बोल सकता हूं, पेमेंट पहले, पेमेंट पहले, सर्विस बाद में। सर्विस कब? बाद में। सर्विस बाद में, पेमेंट पहले, सर्विस बाद में। ठीक है, तो ये हमारी क्या होगी बेटा, प्रीपेड एक्सपेंसेस। फॉर एग्जांपल मैंने क्या लिखा है, प्रीपेड मोबाइल। आपने सपोज 84 डेज का मोबाइल में रिचार्ज कर लिया है, तो क्या आपको अगले 84 डेज तक फिर से पेमेंट करनी है? नहीं। जैसे आपके यहाँ डीटीएच होगा, टाटा स्काई होगा, डिश टीवी होगा, एयरटेल हो, जो भी किसी भी चीज का आपने ब्रॉडबैंड जो भी लगवाया हुआ होगा, तो आपने सपोज 11 मंथ का पैकेज ले लिया, तो आज आपने 11 मंथ के लिए एक साथ पेमेंट कर दी, तो एडवांस में कर दी, पर उसकी सर्विसेज आपको क्या मिलेंगे अगले 11 मंथ। अमेजोन ये सब रखते कि नहीं, 3 महीने 6 महीने साल भर का नहीं, आपको सर्विसेज अनइंटरप्टेड मिलती रहती है। तो ये होते हैं बेटा प्रीपेड एक्सपेंसेस। ठीक, फिर मैंने लिखा हुआ बेटा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। क्या लिखा हुआ है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो इस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के बारे में मैंने क्या समझाया हुआ है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होता है बेटा, मैं पहले आप लोगों से सर्विस लूंगा। क्या लूंगा, सर्विस। पेमेंट उसके बाद होगी, पहले सर्विस ली जाएगी, पेमेंट उसके बाद की जाएगी। समझ में आ रहा है बेटा? जी सर आ रहा है। तो यहां लिखा एक्सपेंसेस इनकर्ड बट हैज नॉट बीन पेड और ड्यू बट नॉट पेड। सर्विस पहले, पेमेंट बाद। जैसे बेटा सर्विस पहले, पेमेंट, एग्जांपल पोस्टपेड मोबाइल। आप 1 महीना मस्त फोन में हेलो हाय सब बात करोगे, उसके बाद क्या करोगे, पेमेंट उसके बाद बिल आ गया, बाप रे इतना बिल आ गया, मैं तो इतनी बात नहीं किया हूं। तो यही तो खेल है, पोस्टपेड यही होता है, मतलब पहले आप सर्विस लिए जाओ, पेमेंट आपको बाद में होगी। ये बिजली बिल है, इलेक्ट्रिसिटी जल रही है, 1 महीना फुल जलेगी, अगले महीने जब बिल आएगा तो देखेंगे अरे बाप रे बिल आया है, पेमेंट करनी है। एम्प्लॉय की सैलरी है, आपके यहाँ एम्प्लॉय पूरे महीने भर काम करते हैं, उसके बाद अगले महीने की 7 तारीख तक आप उनको क्या करते हो, पेमेंट करते हो। तो सर्विसेज आपने पहले ले ली, पेमेंट उसकी बाद में कर रहे हो ना। तो ये आपको क्या हो गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट पे आइएगा, इनकम लिखा है प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड। जो भी आप क्या कमाते हो, प्रॉफिट कमाते हो ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड, वो आपको क्या हो गया बेटा, प्रॉफिट कमाते हो। ठीक, तो वो आपकी क्या कहलाएगी, इनकम। कुल मिला के आप ये ध्यान रखो, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंस, जो भी बचेगा वो आपका प्रॉफिट। बोलो सर अब ये रेवेन्यू एक्सपेंस के बारे में तो सर आपने बता दिया मुझे, बट रेवेन्यू क्या होती है ये बताइए ना। तो रेवेन्यू आपको बता दिया जाएगा बेटा अगले पॉइंट पे। ये देखिए, प्रॉफिट, इनकम अर्न्ड बाय द बिजनेस फ्रॉम इट्स ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इनकम और प्रॉफिट का आप सेम समझ सकते हैं। ऑपरेटिंग एक्टिविटी मतलब जो आपका रेगुलर काम है। सपोज मेरा काम क्या है बेटा, मान लो रेडीमेड गारमेंट चल रही है अपनी, तो रेडीमेड गारमेंट से जो भी मुझे प्रॉफिट होगा, जो भी इनकम जनरेट होगी वो मेरा प्रॉफिट है। तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी से होता है, मतलब जो रोजमर्रा की जिंदगी में जो मेरा डेली काम है। बट मान लो सपोज मैंने क्या किया, दुकान का कोई फर्नीचर खराब हो गया था, मैंने उस फर्नीचर को निकाल के क्या कर दिया, सेल कर दिया। अब सेल करने से मान लो मुझे 10,000 रुपए बच गए, प्रॉफिट हो गया। तो इसको मैं प्रॉफिट नहीं बोलता, इसको बोलता हूं गेन, बिकॉज ये मेरी रेगुलर एक्टिविटी थोड़ी ना, रोज में फर्नीचर बेचने के काम थोड़ी ना कर रहा। मैं फर्नीचर डीलर नहीं हूं, मैं रेडीमेड गारमेंट का डीलर हूं।
तो क्या हुआ, जो रेगुलर काम है उससे जो आपकी इनकम जनरेट हुई वो प्रॉफिट है, और जो इरेगुलर एक्टिविटी है, जैसे मैंने फर्नीचर निकाल के बेच दिया, सपोज मैंने अपना कोई मोबाइल ही खराब किया उसको बेच दिया, उसमें पैसा कमा लिया, तो डेली बोलचाल की भाषा में अपन उसको प्रॉफिट बोल लेते हैं, बट अकाउंट की भाषा में जब आप एक्चुअली समझेंगे तो उसे बोला जाएगा गेन, बिकॉज ये आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है, नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। ये रोज का काम नहीं है कि मोबाइल बेच रहे, फर्नीचर बेच रहे, रोज का काम आपका क्या है, कपड़े बेचने का, रेडीमेड गारमेंट है। तो वो आपका क्या होगा बेटा, इनकम होगा, क्या रेगुलर एक्टिविटी वाला इनकम या प्रॉफिट, और नॉन रेगुलर एक्टिविटी से क्या होगा, जो होगा उसको हम क्या बोलेंगे, गेन बोलेंगे। इट इज द इनकम फ्रॉम इट्स नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, एग्जांपल प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, मैं बता दिया है। सर ये फिक्स्ड एसेट क्या होती है बेटा, जब मैं आपको एसेट्स पढ़ाऊंगा वहां सारी चीजें आपको मैं क्लियर करूंगा। लॉस, अब बिजनेस में कई बार लॉस होते हैं, कोरोना टाइम में आपने देखा होगा काफी लॉस में गए बिजनेस हमारे। सर ये लॉस कैसे हो जाता है, लॉस होता है, बिल्कुल होता है। सपोज मेरे पास क्या हुआ, आज कोई स्टॉक है, उसका मार्केट वैल्यू, मतलब मैंने जब वो स्टॉक खरीदा था, मान लो वो 50,000 रुपए का था, कितने रुपए का खरीदा था मैंने वो स्टॉक, 50,000 में खरीद लिया था। अब मान लेते हैं कोई नया फैशन ट्रेंड में आ गया, नए कपड़े डिजाइन मार्केट में आ गए जो लोगों को पसंद आ रहे हैं, और इनको लोग पसंद कर ही नहीं रहे, तो मुझे इनको क्या करना पड़ेगा, सस्ते में बेचना पड़ेगा। मान लो मैंने इनको बेच दिया 40,000 रुपीज में, तो ये क्या हो गया आपका 10,000 रुपए का लॉस, एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस, या दूसरे शब्दों में क्या हो गया, खर्चे ज्यादा हो रहे हैं और इनकम जो है वो क्या हो रही है, कम हो रही है। तो एक्सपेंस ज्यादा हो तो ऑब्वियस सी बात है ना, आपको लॉस होगा। ठीक, तो ये आपका लॉस हो गया। ठीक, आते हैं नेक्स्ट, रेवेन्यू मैंने बता दिया है अभी, सॉरी नहीं बताया, बताना है, यही तो बताना है। रेवेन्यू मतलब क्या होता है, जैसे मैं पढ़ा रहा तो यहाँ के बच्चों से जितनी भी फीस कलेक्ट की जाएगी, टोटल फीस जो कलेक्शन होगा उसी को क्या बोलते हैं, रेवेन्यू। ठीक है, या दूसरे शब्दों में बोल, मैं तो सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं, या दूसरे शब्दों में मेरी रेडीमेड गारमेंट की दुकान में साल भर में, दिन भर में जो भी बिक्री मेरी आई, सेल करने से जितना भी पैसा मेरा आया वो क्या होगा, रेवेन्यू। सबको तो प्रॉफिट नहीं बोल सकता ना मैं, इनकम तो नहीं बोल सकता, क्योंकि भाई उसको खरीद के लाया 50 में, बेच रहा हूं 100 में, तो 50 ही मेरी इनकम होगी, लेकिन बेचने से जो पैसा टोटल कितना है 100 को रेवेन्यू बोलूंगा। और जब मैं प्रॉफिट निकालूंगा तो उसका कॉस्ट को क्या करना होगा, मुझे डिडक्ट करना होगा, घटाना होगा, माइनस करना होगा, तो जो नेट बचेगा वो मेरा प्रॉफिट होगा। तो ग्रॉस इनफ्लो ऑफ कैश, ग्रॉस इनफ्लो ऑफ कैश और अदर कंसिडरेशन, अदर कंसिडरेशन मतलब पैसे की जगह कुछ और चीजें मिल गई, तो वो सारी चीजों को हम क्या बोलते हैं, रेवेन्यू बोलते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट के बारे में यहाँ समझाया हुआ, गवर्नमेंट को कहाँ से पैसे मिलते हैं, प्रॉपर्टी टैक्स से रेवेन्यू आती है, इनकम टैक्स से पैसा आता है, कॉर्पोरेट टैक्स से, सेल टैक्स, ठीक है, और दुनिया भर की इनको पैसे मिलते रहते हैं। ये सारी चीजें इनके लिए क्या हो गई, गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू हो गई। अब ये पूरा रेवेन्यू हो गया, अब इसमें क्या करती है गवर्नमेंट, जब बजट बनाती है तो इसमें से खर्चा भी तो करती है आप लोगों के लिए, आपके हित के लिए, भाई सड़क बनवा रही है, हॉस्पिटल्स बनवा रही है, डिफेंस में खर्चा कर रही है, तो सब जगह गवर्नमेंट क्या करती है बेटा, खर्चे भी करती है। तो ये गवर्नमेंट के लिए क्या हो गया, पूरा रेवेन्यू हो गया। अब मैं रेडीमेड गारमेंट का डीलर हूं तो रेडीमेड गारमेंट की जो टोटल कलेक्शन है वो मेरा रेवेन्यू हो गया। मैं मान लो ट्यूशन टीचर हूं तो मुझे क्या हो रहा है, कोचिंग से जो भी फीस कलेक्ट हो रही है वो मेरी क्या हो गई, रेवेन्यू हो गई। आइए नेक्स्ट, अब ये जो इनकम है इनको दो भागों में बांटा गया, एक है अक्रूड इनकम और दूसरी होती है अनअक्रूड इनकम। अक्रूड इनकम के बारे में मैंने क्या लिखा है, इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड, हमने पैसा कमा लिया, सर कमा लिया मतलब समझ में है, मतलब जैसे सपोज आप मेरी कोचिंग ज्वाइन किए हुए, आपको पूरा सिलेबस मैंने अपना पढ़ा दिया, पूरा कंप्लीट कर दिया, बट अभी तक आपसे उनके बारे में मुझे कोई पैसा रिसीव नहीं हुआ है, कोई पैसा मुझे आपसे रिसीव नहीं हुआ है। आप बोले सर फीस दे देंगे ना, हम लोग कहीं भगे थोड़ी नहीं जा रहे, फीस दे देंगे, आपका पैसा खा के कहीं नहीं जाएंगे, और ठीक है यार कोई दिक्कत नहीं, दे देना बाद में। तो मैंने सर्विस पूरी परफॉर्म कर दी, कंप्लीट कर ली, बट अभी तक मुझे उसका पैसा नहीं मिला, तो ये मेरी अक्रूड इनकम धीरे धीरे आएगा, कछुए की चाल से आएगा, देखो एकदम धीरे 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 आया, धीरे धीरे कलेक्ट होते हुए जा रहा है, ये कछुए की चाल से धीरे धीरे पैसा आता है बेटा, ये हमारे पास ये हो गया अक्रूड इनकम। ठीक, अब दूसरी होती है बेटा अनअक्रूड इनकम, ये अक्रूड लिखा हुआ है यहाँ, एक्चुअली ये अनअक्रूड इनकम है। अनअक्रूड को बोलते हैं अनअर्न्ड। क्या है कि आजकल मेरा विश्वास लोगों से कम होता जा रहा है पैसे के मामले में, मैं क्या बोला भाई एडवांस पैसा दो, अब पढ़ाऊंगा नहीं तो नहीं पढ़ाऊंगा,
डेमो पसंद आ गया, फीस दो, रजिस्ट्रेशन करवाओ। तो मैं पूरी फीस एडवांस में ले ली हूं, बट मैंने अभी तक पूरा सिलेबस कंप्लीट आपका नहीं किया है। मतलब पेमेंट मैंने पहले रिसीव कर ली, बट सर्विस क्या परफॉर्म करनी बची हुई है। ऐसी इनकम बोलते हैं बेटा अनअक्रूड इनकम, इनकम रिसीव बट सर्विस येट टू बी परफॉर्म, इसको क्या बोला जाएगा? अनअक्रूड इनकम। एक है डिस्काउंट। डिस्काउंट ये शब्द तो बेटा आप लोग मतलब दिल में बसा हुआ है, कहीं भी चले जाओ सर डिस्काउंट कितना दोगे, यहाँ आते हैं स्टूडेंट सब फीस में कोई डिस्काउंट होगा, कुछ कंसेशन होगा। अभी जैसे मानसून चल रहा है तो मानसून में ऑफर चलाते रहता हूँ, फ्लैट 25%, फ्लैट 30% डिस्काउंट। अभी आप कहीं कपड़ों की दुकान में जाओगे, हर जगह लगा हुआ बाय 2 गेट 1 फ्री, बाय 2 फ्लैट 50, ऐसे डिस्काउंट लगे होते हैं। तो कहने का मतलब क्या, जो भी आपका प्राइस है उसमें अगर किसी भी प्रकार का मैं आपको कंसेशन दे रहा हूँ तो वो कंसेशन क्या कहलाएगा बेटा? मेरा डिस्काउंट कहलाएगा, कंसेशन इन प्राइस। ठीक है, अभी जो डिस्काउंट देखो 50% ऑफ, 50% ऑफ चल रहा है, ये मार्केट में चलता है, मानसून चल रहा है, आप जाओ किसी भी मॉल में आपको आराम से देखने को मिल जाएगा। तो ये डिस्काउंट जो बेटा इसको दो भागों में मैंने बांटा हुआ है। पहला बांटा है ट्रेड डिस्काउंट और दूसरा बांटा मैंने किसमें? कैश डिस्काउंट में। सर ये ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? तो मैंने लिखा है ट्रेड डिस्काउंट में रिडक्शन इन प्राइस बाय द सेलर टू द परचेजर ऑफ गुड्स व्हेन दे बाय गुड्स ऑफ सर्टेन क्वांटिटी और वैल्यू। तो थोड़ा एक्सप्लेन कर रहे हैं, समझ नहीं आ रहा। जैसे सपोज मैं मॉल गया हुआ, अभी मानसून ऑफर मिला यार, अभी कपड़े ले लो, सस्ते नहीं उड़ रहे हैं, लेने तो यही है। आप लोग डिस्काउंट में बेटा सामान खरीद लेते हो, बाद में यूज आ जाएगा। मैं गया हुआ था मानसून में, एक सेंट्रल मॉल था सिटी सेंटर, वहां में गया, वहां कपड़े की दुकान में घुसा, देखा लिखा है कि 5,000 रुपए की खरीदी पे पाइए 2,000 रुपए का डिस्काउंट। उसने एक सर्टेन वैल्यू फिक्स कर दी है। यहाँ पर क्या वर्ड लिखा हुआ मैंने? सर्टेन वैल्यू लिखा हुआ ना, सर्टेन वैल्यू। तो उसने वैल्यू फिक्स कर दी, कितने रुपए? 5,000 रुपए का आप खरीदोगे तो ही 2,000 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा। अगर मैं 4,999 का भी माल खरीदूंगा तो मुझे डिस्काउंट नहीं मिलेगा। मुझे मिनिमम कितने रुपए की शॉपिंग करनी होगी उस दुकान से? 5,000 तब जाके मुझे डिस्काउंट मिलेगा। यह लिखा हुआ बाय 2 गेट 1 फ्री। ठीक है, बाय 2 गेट 1 फ्री मतलब मुझे मिनिमम 2 क्वांटिटी क्या करनी पड़ेगी? खरीदनी पड़ेगी, तब जाकर मुझे डिस्काउंट मिलेगा, अदरवाइज कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। सर्टेन क्वांटिटी, ये सब क्यों किया जाता है? ये सब बिजनेस की सेल को बढ़ाने के लिए किया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने लिखा हुआ कौन सा डिस्काउंट है? कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट पर लिखा हुआ मैंने, कैश डिस्काउंट क्या होता है? जैसे मैंने बोला यार मेरी ट्यूशन फीस 30,000 रुपए है, अगर आप इंस्टॉलमेंट में दोगे, धीरे धीरे करके साल भर में मुझे पैसे देते हो, तो आपको 30,000 रुपए मेरी क्लास ज्वाइन करने के लिए फीस देनी होगी। बट एक ऑफर भी है मेरे पास, अगर आप चाहें तो पूरी फीस आज आप देते हैं तो मैं आपको इसमें अच्छा खासा डिस्काउंट दे दूंगा। मैं बोला आपको 10,000 का डिस्काउंट दे दूंगा, आप मुझे 20,000 दे दीजिए, आज ही दे दीजिए, इंस्टॉलमेंट में ना देके आज मुझे दे दीजिए, तो मैं आपको 10,000 का डिस्काउंट दूंगा। सामने वाला बोला यार बढ़िया है, 10,000 का डिस्काउंट देगा, अभी पेमेंट कर दो। सामने वाला भी खुश, हम भी खुश। हम इसलिए खुश क्योंकि मुझे पेमेंट के लिए इंतजार नहीं करना, पता नहीं टेंशन रहता है कल को पैसा आएगा नहीं आएगा। कोरोना के बाद तो और डर लगने लग गया भाई, उसके साथ कुछ हो ना जाए। हम तो उसको जिंदा रहने की प्रार्थना करते हैं, भैया उसको कुछ मत उधारी दे दिए तो टेंशन है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं बेटा, सिक्योर करने के लिए अपने आप को, हमें हमारा पैसा जल्दी उसको हम तो वो डिस्काउंट कहलाता है कैश डिस्काउंट। तो कहने के लिए क्या लिखा हुआ मैंने? टू गेट इमीडिएट पेमेंट फ्रॉम द, इमीडिएट को ही प्रॉम्प्ट पेमेंट बोलते हैं बेटा, फ्रॉम द कस्टमर। द डिस्काउंट विच इज अलाउड इज कॉल्ड कैश डिस्काउंट। ठीक है बेटा, ये हमारा कैश डिस्काउंट हो जाएगा। ये ट्रेड डिस्काउंट लगा हुआ फॉर कैश डिस्काउंट। ठीक है, आइए ना नेक्स्ट, एसेट्स के बारे में। एसेट्स क्या होती है बेटा? एसेट्स मतलब जिसकी कोई वैल्यू हो, कोई इकोनॉमिक वैल्यू हो। क्या वैल्यू हो? इकोनॉमिक वैल्यू हो, और जिससे भविष्य में मुझे किसी भी प्रकार का कोई फायदा मिल सके, बेनिफिट मिल सके, उसे मैं क्या बोलता हूं? एसेट्स बोलता हूं। इकोनॉमिक फ्यूचर बेनिफिट होना चाहिए। तो सर ये दो होती है एसेट, इनको दो भागों में मैंने बांटा हुआ है। पहला है टेंजिबल एसेट और दूसरी बेटा क्या? इंटेंजिबल एसेट्स में। तो सर ये टेंजिबल एसेट्स क्या होती है, ये इंटेंजिबल एसेट्स क्या होती है, थोड़ा बताइए। टेंजिबल मतलब जिसे आप देख सकते हो अपनी नंगा आंखों से। ठीक है, आप क्या कर सकते हो? उसे देख सकते हो, छू सकते हो, फील भी कर सकते हो। जैसे छू के देख रहे हो, हाँ हाँ ये चीज है, अस्तित्व में है भैया, ये है, दिख रही है मुझे। तो ये जो बेटा ये क्या कहलाएगी? आपकी टेंजिबल एसेट। और इंटेंजिबल क्या होती है बेटा? जिसको आप देख ही नहीं सकते, क्यों? फील करते हो, फील।
ठीक है, वो होती है इंटेंजिबल एसेट। तो इंटेंजिबल एसेट्स में आएगा बेटा आपका गुडविल। गुडविल मतलब इज्जत, रेपुटेशन ऑफ बिजनेस। क्या बेटा, बिजनेस की एक रेपुटेशन होती है, उसको हम बोलते हैं गुडविल। आप गुडविल देख सकते हो, इज्जत कैसी दिखती है, काली है, सफेद है, नहीं ना। तो ये जो है बेटा यार वैसे ट्रेड ब्रांड नेम, ठीक है, नॉलेज, ये सारी चीजें क्या आएंगी, ब्रांड्स, पेटेंट। पेटेंट मतलब क्या होता है बेटा, आपने कोई फॉर्मूला डिस्कवर किया, कोई आपने कोई फॉर्मूला बना लिया, तो उस फॉर्मूला को बेटा कोई यूज ना कर पाए आपकी परमिशन के बिना, तो आप उसको क्या करते हो बेटा, रजिस्टर्ड करवा लेते हो अपने नेम से, उसी को क्या बोला जाता है बेटा, पेटेंट बोला जाता है। ठीक, तो ये सारी किस में आ जाएंगी बेटा, इंटेंजिबल एसेट्स में आ जाएंगी। अब टेंजिबल एसेट्स मैंने क्या बोला, टेंजिबल को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया बेटा, टेंजिबल को दो भागों में बांटा गया हुआ है। एक होती है फिक्स्ड एसेट और दूसरी क्या होती है बेटा, करंट एसेट। फिक्स्ड को ही मैं क्या बोलता हूँ, नॉन करंट भी बोलता हूँ। तो ये नॉन करंट एसेट क्या होती है, ऐसी एसेट जिसको बिजनेस में मैं क्या करता हूँ, लॉन्ग टर्म के लिए रखता हूँ। यहाँ पर उसका लिखा मैंने लॉन्ग टर्म, फॉर लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म का मतलब होता है बिजनेस में जो भी एसेट्स है उसको आप एक साल से ज्यादा समय के लिए क्या कर रहे हैं, होल्ड करके रखते हैं। और ये क्या करती है बेटा, आपको हेल्प करती है इन जनरेटिंग इनकम। एग्जाम्पल जैसे बेटा आप ये देखो, जेसीबी मशीन दिख रही है, आप एक जेसीबी मशीन ले गए हो, कहीं खुदाई हो रही है, जेसीबी मशीन को लगा दिया हो काम पे, तो आपको क्या होता है बेटा, कमाई करने में हेल्प कर रही है। ठीक है, ये गाड़ी हो गई, फर्नीचर है, ये फर्नीचर को बैठा के तो मैं आपको क्या कर रहा हूँ बेटा, आज पढ़ा रहा हूँ। तो यही मैं बोलूँ चल नीचे बैठ, पढ़ना, पढ़ोगे क्या, नहीं सर आज तो पढ़ेंगे नहीं हम, नीचे बैठ के कौन पढ़ता है। तो ये मुझे हेल्प कर रहा है कि नहीं बेटा पैसे कमाने में। ये बिल्डिंग है, आज बिल्डिंग नहीं होती तो मैं कहा रोड पर थोड़ी ना पढ़ा होता, या पेड़ की छाया में थोड़ी ना पढ़ा रहा होता। पहले जमाना अलग था, गुरुकुल हुआ करते थे, शिष्य लोग वहां पर शिक्षा ग्रहण करते थे। बट आजकल का जमाना गया, क्लासरूम में एसी हो ना, तो एसी भी मेरी फिक्स्ड एसेट है, ये इनकम जनरेट करने में हेल्प कर रही है। क्योंकि कई बच्चे ऐसे हैं जो बिना ऐसे पढ़ना भी नहीं चाहते हैं। तो ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी बेटा, फिक्स्ड एसेट्स में आ जाएंगी। क्लियर है। करंट एसेट, करंट एसेट क्या होती है बेटा, ऐसी एसेट जिनको मैं बिजनेस में क्या करता हूँ, शॉर्टर पीरियड के लिए रखता हूँ। केप्ट इन बिजनेस फॉर लेस देन 1 ईयर, क्या लेस देन 1 ईयर के लिए बिजनेस में रख रहा हूँ, तो ऐसी एसेट्स को मैं क्या बोलता हूँ बेटा, करंट एसेट्स बोलता हूँ। और जिनको मैं क्या कर सकता हूँ, इजिली कन्वर्ट कर सकता हूँ इनटू कैश। मतलब क्या हुआ, अगर क्या होता है, ये फिक्स्ड एसेट है। फिक्स्ड एसेट आज मैं जमीन बेचने जाऊंगा तो इतनी जल्दी जमीन बिक नहीं जाती है, इतनी जल्दी कोई एसेट्स बिकती नहीं है। लेकिन करंट एसेट्स को मैं कैश में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो कन्वर्ट इसमें क्या क्या एग्जांपल आएंगे, जैसे कैश, ये तो ऑलरेडी कैश में। किसी को भी आप माल बेचते हो उधारी में, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, साल भर से ज्यादा की उधारी में बेचते हो क्या, नहीं बेचते हो। स्टॉक सेल लगा के स्टॉक क्लियरेंस मानसून में कर देते हैं, तभी तो नया स्टॉक भरेंगे, उसके बाद हम फेस्टिवल मानसून से चालू हो जाएंगे। फिर मार्केटेबल सिक्योरिटीज है, प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं, लिक्विड एसेट्स हैं, ये सारी चीजें क्या आएंगी। लिक्विड एसेट्स को भी थोड़ी देर के लिए भूल जाओ आप लोग, ठीक है। तो आप करंट एसेट में क्या क्या नाम याद रखेंगे, स्टॉक, डेटर, बिल्स रिसीवेबल। क्योंकि देखो आपने किसी को 2 महीने से ज्यादा की उधार तो 2 महीने से ज्यादा के लिए आप दिए नहीं है, तो 2 महीने से ज्यादा का ना ले हो गया, प्रीपेड एक्सपेंस हो गए, ठीक है, कैश हो गया, अक्रूड इनकम। मैं बोल पढ़ाऊंगा तो बोलूंगा भैया एक दे देना, साल भर को पूरा होता ना, इसलिए ये सारी चीजें क्या आ जाएंगी, मेरी करंट एसेट्स में आ जाएंगी। क्लियर हो गई चीजें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मैंने लिखा बेटा इंटेंजिबल एसेट विच कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड, ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया आप लोग को। फिर लिखा लायबिलिटी। लायबिलिटी क्या होती है, पास्ट ऑब्लिगेशन फॉर विच पेमेंट इज रिक्वायर्ड टू बी मेड इन फ्यूचर। मैंने मान लो आपसे कुछ महीने पहले पैसे लिए थे 10,000 को उधारी, मैं बोला दे दूंगा 2 महीने बाद, अब जो मैं देने वाला हूं पैसे को, मेरी लायबिलिटी ये कब, ये लायबिलिटी किस वजह से, पहले की वजह से, भूत की वजह से, पहले की वजह से, भूत का पास्ट टेंस पर में, पास्ट में मैंने आज उधारी लिया था, जिस पेमेंट है लायबिलिटी हो गई, ठीक है। पास्ट ऑब्लिगेशन फॉर व्हिच पेमेंट इज रिक्वायर्ड टू बी मेड इन फ्यूचर। तो अब इसमें क्या लिखा हुआ है, इस लायबिलिटी को मैंने 2 भागों में बांटा हुआ है।
पहला लिखा हुआ नॉन करंट लायबिलिटी, जिसको हम लॉन्ग टर्म लायबिलिटी भी बोलते हैं, मतलब ऐसी लायबिलिटी जिनका पैसा आपको 1 साल के बाद देना है, जैसे बॉन्ड्स, लॉन्ग टर्म नोट्स, मॉर्गेज। कोई मिला के एक लाइन में हिंदी में समझ लो, जैसे मान लो आपने कोई एक हाउसिंग लोन लिया है 20 साल के लिए, भले आपको उसकी पेमेंट धीरे धीरे करनी है मंथली, लेकिन एक बार में तो पूरी पेमेंट नहीं हो रही है ना। हाउसिंग लोन, कार लोन 1 साल के बाद इनकी पेमेंट होती है, ठीक। और करंट लायबिलिटी मतलब जिसकी पेमेंट विद इन ईयर आपको विद इन ईयर आपको करनी है, 1 साल के अंदर जिनका पैसा आपको देना ही देना है, तो वो सारी चीजें किसमें आएंगी? करंट लायबिलिटी में। यहाँ दुनिया भर के एग्जाम्पल लिखा हुआ है, बट आपको मैं जो जो एग्जाम्पल बता रहा हूँ उसको याद रखना। क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अनअक्रूड इनकम, जो एडवांस में मैंने पैसा ले लिया था, ये मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। एक वर्ड बचा हुआ बैंक ओवरड्राफ्ट। ये बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है थोड़ा समझ लीजिएगा। जैसे बैंक में आपका खाता है, अकाउंट खुला हुआ है, आप बैंक के रेगुलर कस्टमर अच्छे हैं, आपके टर्म्स वगैरह रेगुलर पेमेंट वगैरह अच्छी होती है, तो बैंक क्या करता है, आपके अकाउंट में जितने पैसे जमा है, मान लो आपके अकाउंट में 10 लाख रुपए जमा है और बढ़िया ट्रांजेक्शन हो रहा है, आपका रेगुलर पेमेंट हो रही है, तो बैंक क्या करता है, आपको कभी कभी 10 लाख से ज्यादा क्या कर सकता है, पैसा निकालने की फैसिलिटी दे सकता है। सब कुछ उसमें लग आप 50,000 का एक्स्ट्रा और निकाल सकते हो जरूरत है तो ये 50,000 रुपये आपको क्या कहलाएगा? बैंक ओवर ड्राफ्ट। इसकी भी पेमेंट आपको करनी है, ऐसा नहीं कि निकाल के रख लेना है, बैंक बोला नहीं, इसकी पेमेंट आपको करनी पड़ेगी बेटा, ठीक है। तो ये सारी चीजें किसमें आएंगी? करंट लायबिलिटी में आएंगी। ड्रॉइंग, मैंने क्या लिखा? यूज ऑफ कैश और गुड्स फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज। कौन सा यूज? पर्सनल यूज, अपने खुद के यूज के लिए अगर मैं कोई गुड्स निकाल रहा हूं या कोई पैसे बिजनेस से निकाल दिया तो वो मेरा क्या कहलाएगा? ड्राइंग कहलाएगा। तो जनरली क्या होता है, सपोज मेरी किराने की दुकान थी, रेडीमेड गारमेंट, तो चलो यार रेडीमेड गारमेंट चल रही तो वही चलने देते हैं। आज मेरे एक दोस्त की शादी थी यार, मेरे पास पहनने के लिए कपड़े कुछ नए नहीं थे, तो मैंने क्या किया, दुकान से एक जींस निकाली, एक टी शर्ट निकाली, पहन लिया। उसका गले में डालूंगा दुकान के गले में? जी नहीं डालने वाला। मुझे मान लो अपने ट्यूशन की फीस पे करनी है, गले से पैसा निकाला दे दिया, क्या वो वापस से गले में पैसा डालूंगा मैं कहीं से लाके? नहीं। तो ये सारी चीजें क्या होती है? ड्राइंग कहलाएंगे। मतलब आप अपने पर्सनल चीजों के लिए, यूज के लिए जो भी पैसे या गुड्स निकाल रहे हो बिजनेस से, वो आपका क्या हो गया? ड्राइंग हो गई। कैश निकाल रहे हो कॉलेज की फीस देने के लिए, इनकम टैक्स पे करने के लिए, तो ये सारी चीजें आपकी क्या बेटा? ड्राइंग है। फिर है बेटा डेप्रिसिएशन। जैसे आपने एक मोबाइल खरीदा, एप्पल के शोरूम में आईफोन के एक आपने बढ़िया नया लेटेस्ट जो है वो ले लिया, मान लो 1,50,000 का ले लिया। अब उसे आप यूज कर लिए 1 महीना, 2 महीने या 10 दिन, 5 दिन। आप जब उसे सेल आउट करने जाओगे तो क्या आपका 1,50,000 1,50,000 में बिकेगा? बिल्कुल नहीं बिकेगा। क्यों दूंगा भाई मैं तुमको 1,50? मैं लेना होगा तो जाके शोरूम से डायरेक्ट 1,50 में पूरा नया लूंगा कि नहीं, सिल पैक मोबाइल पूरा। हाँ सर बात तो सही है। तो वो आपकी वैल्यू क्या किया? कम हुई कि नहीं? किस वजह से? आपने उस मोबाइल को यूज किया, उसकी वजह से उसकी वैल्यू क्या हो गई? कम। तो किसी भी प्रकार से अगर आपकी जो भी फिक्स्ड एसेट है उसकी वैल्यू में फॉल आता है, गिरावट आती है, तो उस गिरावट या कमी को ही हम क्या बोलते हैं बेटा? डेप्रिसिएशन कहते हैं। और ये पूरा आपका एक चैप्टर है जिसमें मैं आपको डिटेल से एक्सप्लेन करूंगा डेप्रिसिएशन के बारे में। अभी आप समझ लीजिए जैसे ये बिल्डिंग है, ये सारी किसी भी चीजों की वैल्यू क्या हो गई? धीरे धीरे करके क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। यही आपका डेप्रिसिएशन है। फिर है वाउचर। वाउचर जस्ट लाइक बिल है, जिसके बेस पे आप क्या करते हो? अपनी बुक्स में रिकॉर्ड मेंटेन करते हो। कोई आप सामान खरीद के लाए, जैसे मैंने अपने एम्प्लॉय को बोला यार जा सामान खरीद के लिया, सामान खरीद के लाया 20 का, बिल बनवा लेता है 50 का। मालिक को थोड़ी ना पता चलना है कितने का है, बिल तो आप कुछ भी बनवा ले। उसी के बेस पे क्या ये एक सबूत है? यही चीज क्या है? इसी के बेस पे मैं क्या करता हूँ, जो भी अपनी खाता बही है, अकाउंट हिसाब किताब मेंटेन करता हूँ, ये वाउचर के बेस पे ही करता हूँ बेटा मैं, ठीक है। फिर लिखा मैंने कॉस्ट, सम टोटल ऑफ एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर प्रोड्यूसिंग एनी गुड्स और प्रोवाइडिंग एनी, कुल मिला के खर्चों का टोटल। जैसे मैं यहाँ पढ़ा रहा हूं तो मेरा खर्चा क्या क्या लग रहा है? बिजली का बिल, स्टाफ की सैलरी, फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन, बिल्डिंग का रेंट, यहाँ पानी का खर्चा, ये सारे खर्चे मेरे लग रहे हैं कि नहीं? स्टेशनरी का खर्चा। तो ये सारे खर्चे जो मेरे लग रहे हैं, इनका अगर मैं टोटल करूं तो जो टोटल मुझे मिलेगा उस टोटल को हम बोलेंगे कॉस्ट। प्रोप्राइटर, धीरू भाई अंबानी, मुकेश अंबानी जैसे ये बिजनेसमैन है, ये क्या होगा? प्रोप्राइटर। कहने का मतलब हो गया बिजनेस जो क्या करता है? पर्सन हु इन्वेस्ट द मनी इन बिजनेस और बियर द रिस्क। रिस्क फेवरेबल भी होता है, एडवर्स भी होता है।
आप क्या हो सकता है, जरूरी तो नहीं कि बिजनेस में प्रॉफिट ही हो, लॉस भी तो हो सकता है, क्यों हो सकता है कि नहीं, बिजनेस नहीं चला लॉस। तो जो आदमी बिजनेस में पैसे लगाता है उसी को हम प्रोप्राइटर या मालिक बोलते हैं। फिर है एंट्री, अ ट्रांजेक्शन एंड इवेंट व्हेन रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इज नोन एज द एंट्री। मतलब किसी भी जो भी ट्रांजेक्शन हुआ, जो भी सौदा हुआ, लेन देन हुआ, इनमें आपको ये इवेंट और ट्रांजेक्शन बाद में आपको अलग से पढ़ाने वाला हूं। वहां पर बेसिक्स टर्मिनोलॉजी के बाद एक चैप्टर है, वहां जब मैं आपको बेसिक थ्योरीज पढ़ाऊंगा वहां पर इवेंट ट्रांजेक्शन ये सारी चीजों के बारे में आपको बताऊंगा। तो अभी आप लोग इसके लिए वरीड नहीं होंगे कि इवेंट क्या होती है, ट्रांजेक्शन क्या होता है, मैं बिल्कुल बताऊंगा आपको। अभी बेसिक टर्मिनोलॉजी में तो अपन इसको भी पहले क्लियर करते हैं। एंट्री मतलब जो भी सौदों को मैं क्या करता हूँ, बुक्स में क्या करता हूँ, रिकॉर्ड करके रख लेता हूँ, वो मेरी क्या आती है, एंट्री कहलाती है। ठीक है, देखो ये लिख रहा है बुक्स में अपनी पेन से। ठीक, फिर रिबेट, रिडक्शन इन प्राइस अलाउड बाय द सेलर ऑफ गुड्स आफ्टर द गुड्स हैव बीन सोल्ड। ठीक है, मान लो मैंने कोई गुड्स आपको बेच दिया, बट उसमें कुछ फॉल्ट आ गया, थोड़ा सा खराबी आ गई, तो उसको मैंने थोड़े सस्ते में बेच दिया, 100 का माल 90 में दे दिया, जाए थोड़ा कम दे देना, इसका पैकिंग क्या हो गया, बस खराब हो गया, बरसात में जैसे भी माल आता है गीला हो गया या कुछ हल्की सी डैमेज हो गया, तो वो मैं उसको क्या कहता हूँ, सस्ते में निपटाता हूँ। बाकी क्या फायदा, थोड़ा सस्ता में निकल जाए, कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो हो गया बेटा, ये रिबेट हो गया। आप लोग इसी को डिस्काउंट समझते हो, तो यही चीज हो गया बेटा रिबेट। रिबेट अपन क्या करते हैं बेटा, डिस्काउंट अलाउड बिकॉज ऑफ पुअर क्वालिटी ऑफ गुड्स। क्वांटिटी लिखा है, क्वालिटी है बेटा एक्चुअल में। अकाउंट, ये पूरा आपको बाद में पढ़ना ही है। रिसिप्ट्स, जो हमारी रेवेन्यू थी वही रिसिप्ट्स है, बस। तो ये बेटा आज के लिए आपकी सारी क्लासेस में बेसिक टर्मिनोलॉजी मैंने क्लियर कर दिए सारे शब्दों को। अगर आपको बेटा कोई भी चीजों में डाउट हो तो मेरे मोबाइल नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 8602230331। तो आपको बेटा प्राइम प्रोफेशनल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर जाएं, सब्सक्राइब करें, आपको पूरे वीडियोस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। अगर आपको कोई डाउट्स भी होता है बेटा तो आपको फ्री ऑफ क्लास लगती है मेरी संडे को डाउट की, आप संडे क्लासेस आ सकते हैं, आपको मैं डाउट्स फ्री में क्लियर करूंगा। उसके लिए किसी प्रकार का कोई चार्जेस नहीं लिया जाएगा। इसमें मैं आपके सारे क्वेश्चन अपने स्टडी मैट की मैंने एक बनाई हुई है, उस स्टडी मैट से मैं क्वेश्चन कवर करूंगा, और वो क्वेश्चन बेटा मैंने अलग अलग बुक से लेके बनाए हुए हैं, तो इससे आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं जाएगी। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, आपसे मैं मिलूंगा कल।